हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश अच्छे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हों। वीडियो आप लोगों के पास डेली पहुँच रही हैं। आई थिंक आप लोग अच्छे से देख नहीं रहे हैं या क्या समझ में नहीं आ रहा है या आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उस पर व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अच्छे से उनको बार बार देखिए। तभी जब तक आप रिवीजन अच्छे से नहीं करेंगे, एक बार देख लें फिर उसको 1 से 2 बार और देखें, तो रिवाइज़ जब करेंगे तभी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। क्योंकि हर एग्ज़ाम में अब नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग से पार पाने का तरीका यही है कि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो हमने पढ़ी है उसका रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, रिवीजन जो है वो सक्सेस की है। बिना उसके इस वक्त कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता है, क्योंकि सारे में जो है नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप अगर 2 ऑप्शन में भी कंफ्यूज हैं तो आप अगर गलत ही टिक करेंगे उसमें तो आपके जो है वो नेगेटिव मार्किंग पे इफ़ेक्ट डालेगी। तो इसलिए जो है आप लोग चीज़ों को अच्छे से देखिए, करिए। ठीक है, और मैं ये जो पॉलिटी की वीडियोज़ लेकर आई हूँ, अगर इनमें कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं कितनी अच्छी बात बोली गई है इसमें। गुज़रते वक्त को याद करने में वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर देखना नहीं। सीधी सी बात है, इसमें यही बोला गया है कि जो टाइम बीत चुका है उससे सीख लो और आगे बढ़ो। अगर बार बार अपने पास्ट को लेके ही रोते रहोगे फिर आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है, तो इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखो, बल्कि बस ये सीखो कि हाँ, हमने पहले क्या गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को दोहराने से बचें और आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी चलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ते रहें, आगे की चीज़ों को देखते रहें। ठीक, डॉक्टर्स हैं या कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उन सभी का मानना होता है कि इंसान को अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए, ना कि पास्ट में, ना ही फ्यूचर में। पास्ट, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट अपना अच्छे से करेंगे ना तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पास्ट अगर आपका ख़राब है तो उससे आप सीख ले सकते हैं कि हाँ, हमने पास्ट में ये गलतियाँ की थी, तो हम प्रेजेंट में अगर ये गलती नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जो है इस तरीके की गलती नहीं होगी। फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट हमारे हाथ में है। उसको हम अगर अच्छे से करेंगे तो फ्यूचर हमारा बदल सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है पुराने वक्त को याद ना करें, चीज़ों को देखें कहाँ गलती हुई है, क्या हुई है, और आने वाले समय की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, आज मैं पॉलिटी का न्यू सेशन लेकर आई हूँ आपका, और इसमें आप लोगों को जो है मैं पढ़ाऊँगी राष्ट्रपति। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, और आप सब लोग जानेंगे भी कि हमारे राष्ट्रपति कौन थे, क्या थे, कैसे उनका कार्यकाल होता है, कैसे चुना जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी। अब आपको पॉलिटी पढ़ने में मज़ा आने लगा है या नहीं? मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए, आप लोगों को अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है पॉलिटी, या अभी भी आप लोग को जो है वो बोरिंग ही लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति की और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, तो उनमें जो है भाग 5 में जो है वो राष्ट्रपति है। ठीक, भाग 5 जो है संघ जिसमें है, ठीक, राष्ट्रपति जो है वो उसी में है। और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जो है वो इस चीज़ों का वर्णन किया गया। अगर हम सिर्फ राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स ही देखें तो 52 से लेके 61 तक जो हैं वो आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो कौन से हैं, 52 से लेकर 61 तक। ठीक है, बाकी भाग 5 जो है वो 52 से लेके 151 तक है। ठीक है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ, अधिकार और कार्य बताए गए हैं 52 से लेके 61 तक। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमने आपको पिछले उसमें बताया था कि जो हमारी संसद है वो आर्टिकल 79 में है उसका। ठीक है, संसद जो है, हमारी संसद के जो है वो 3 पिलर हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों में से अगर एक भी कम है तो हमारी संसद जो है वो अधूरी रही है। ठीक, पूरी नहीं होगी। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है और राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 में है। ठीक है, भाग 5 संघ जिसमें दिया हुआ है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है, और उसमें राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक
किया गया है। ठीक है, आपको पिछली वीडियो की काफ़ी चीज़ें भी मैंने आपको जो है वो रिवाइज़ करा रही हूँ साथ में, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, ठीक है, तो ऑप्शन में राष्ट्रपति होगा, आप उसको टिक करिए। राष्ट्रपति को ही जो है वो भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक रूप से हमारे यहाँ सर्वोच्च जो है वो राष्ट्रपति है। ठीक, क्योंकि हमारा देश गणतंत्र देश है, तो हमारे यहाँ जो भी काम होते हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल और एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसमें होता क्या है कि अगर हम देखते हैं कि हमारी जो सरकार बनी हुई है, भारतीय सरकार की अगर हम बात करें, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ जो सरकार है, ठीक, संसदीय प्रणाली है, तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि हमारे उसका जो है वो प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, यानी कि सारी शक्तियाँ जो हैं वो प्रधानमंत्री के हाथ में हैं। लेकिन जो सरकारी काम होते हैं वो सारे किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। इसलिए जो है वो राष्ट्रपति को कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख कहा गया है। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। ये बात समझ में आ गई? हमारे यहाँ जो मतलब प्रणाली है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो है वो शक्तिशाली होता है। ठीक, राष्ट्रपति को जो है एक रबर स्टैम्प बोला गया, हालांकि शक्तियाँ उसके पास भी हैं, लेकिन उसके नाम से शासन जो है वो चल रहा है। अगर हम अमेरिका की बात कर लेते हैं, ठीक है, या फ्रांस की बात करते हैं, तो वहाँ जो है वो राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, सारी चीज़ें जो हैं वो उसी के हाथ में होती हैं, वहाँ वही पावरफुल है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ब्रिटेन से चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है वो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं आर्टिकल 52 की, यानी कि अनुच्छेद 52 की। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसमें क्या लिखा गया है कि भारत का एक जो है वो राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति यानी कि जो कार्यपालिका है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किसकी है? संघ की है। ठीक, तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। सारे काम किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक, यहाँ इसकी शक्ति जो है उसको दो भागों में अगर हम डिवाइड करेंगे तो औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष। औपचारिक ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, जैसे कि राष्ट्रपति है और ये सारी चीज़ें। वास्तविक कौन है? प्रधानमंत्री, ये भी आपको पता है। ठीक है, तभी तो ऊपर आपको 2 लाइन में दिया गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? वास्तविक। ठीक है, और नाम मात्र का कौन है? अब हम देखते हैं आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये थोड़ी जो है वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, इसलिए आप लोग जो है इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब बोलूँगी। ठीक, कौन कराता है राष्ट्रपति का चुनाव? सबसे पहले ये क्वेश्चन काफ़ी बार इलेक्शन में आ भी चुका है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कौन कंडक्ट करता है, तो वो करता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, उसके बाद इसको चुनता कौन है? तो निर्वाचक मंडल एक बनाया जाता है, अब होता है, जो राष्ट्रपति को चुनता है। एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक, प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है? अगर हम बात करें यहाँ प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन की, तो प्रत्यक्ष रूप उसे कहते हैं जहाँ पब्लिक जाके डायरेक्ट वोट डालती है और अपने नेता को चुनती है। अप्रत्यक्ष रूप उसे कहते हैं जहाँ पब्लिक जो है, पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वो वोट डालते हैं। ठीक है, जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन होता है या विधानसभा का इलेक्शन होता है, हम अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुनते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जनता जाती है, वोट डालती है। तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष। ठीक है, कि हमने वोट डाला कि भाई हमें ये कैंडिडेट पसंद है, हम इस पार्टी को वोट कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया प्रत्यक्ष। अब क्या हुआ कि हमने जिस विधायक को, जिस सांसद को चुन के भेजा है, ठीक है, विधानसभा और लोकसभा में, तो वो हमारे प्रतिनिधि हैं। वहाँ जो है अब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो वो लोग हमारी तरफ से वहाँ वोटिंग करते हैं, हमारी तरफ से इन द सेंस हमारे द्वारा चुने गए हैं, तो वो वहाँ वोटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष तरीका।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। संसद की अगर हम बात करें तो संसद में जो है वो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। विधानसभा में विधानसभा और विधान परिषद। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन डाल सकता है, हर एक वोट नहीं डाल सकता है। तो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है एक। अब उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होता है जो राष्ट्रपति को वोट डाल सकता है। तो जो लोकसभा के लोग हैं और जो राज्यसभा के लोग, यानी कि जो लोकसभा और संसद के सदस्य हैं, कौन, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य यानी कि जो चुनाव में जीत कर आए हैं, जिन्हें जनता द्वारा वहाँ तक पहुँचाया गया है, जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। उन लोगों को मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि राज्यसभा में 12 लोग जो हैं वो राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ इस बात से कि वो लोग जो हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो निर्वाचित नहीं हैं, उनको मनोनीत किया किसने, राष्ट्रपति ने। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में आगे भेजे गए हैं या बढ़ाए गए हैं, ठीक है, समझ में आ गई। फिर हम पहुँचते हैं विधानमंडल में, जहाँ विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा के, ठीक, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के नहीं, क्योंकि विधान परिषद में जो है वो मनोनीत होते हैं, तो मनोनीत सदस्य जो है वो नहीं लिए जाते हैं। इसमें सिर्फ जो हैं वो निर्वाचित सदस्य लिए जाएंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के। विधानसभा में राज्य और केंद्र शासित दोनों की जो है वो निर्वाचित सदस्यों को लिया जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन हिस्सा लेता है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अगर वो पूछ लें कि विधान परिषद के या राज्यसभा के जो हैं वो मनोनीत सदस्य नहीं, वो लोग इस इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं। अब जो है वो अनुच्छेद 55 में हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति क्या है और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, तो उस पर आप आंखें बंद करके टिक करिएगा, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताऊं। सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम, जैसे कि हम लोग वोट डालने जाते हैं जब प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, डायरेक्ट वे में, तो हम गए, ईवीएम मशीन वहाँ होती है, हमने देखा कि हाँ ये कैंडिडेट है, ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह ये है, हमने उसके आगे का जो स्विच है या बटन है हमने उसको दबा दिया, हमारा वोट पड़ गया। हमने जिसके आगे का बटन दबाया वोट सिर्फ उसी को ही पड़ेगा हमारा, ठीक है। लेकिन जो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है इसमें जो है वो प्रीफ्रेंस यानी कि प्रमुखता के जो है प्रणाली को अपनाया जाता है। जैसे कि हमें एक पेज दिया गया जो वहाँ जिस तरीके से वोट पड़ते हैं राष्ट्रपति के, उन पे लिखा हुआ आता है कि आपकी फर्स्ट प्रीफ्रेंस कौन सी है, सेकंड प्रीफ्रेंस कौन सी है, थर्ड प्रीफ्रेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रीफ्रेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें ये रहता है कि अगर आपकी प्रीफ्रेंस किसको है, पहले नंबर वाले को, ठीक, दूसरे नंबर जैसे कि इलेक्शन में 2 लोग या 3 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, तो जो नंबर अब जो आपके लिए पेज मिला है या एक क्या बोलना चाहिए उसको, डॉक्यूमेंट मिला है, उस पर तीनों लोगों के या दोनों लोगों के नाम जो है वो अंकित हैं और उस पर लिखा हुआ है कि आप किसको कौन सी प्रीफ्रेंस देंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो पहले नंबर पे व्यक्ति है उसको प्रीफ्रेंस आपको नहीं देनी है, आपको जो है वो जो दूसरे नंबर पे जिसका नाम है या तीसरे नंबर पे जिसका नाम है उसको प्रीफ्रेंस देनी है। तो आप उसके नाम के आगे या उसके नीचे नंबर 1 लिख देंगे, पहला वाला जो है उसके नीचे 2 या 3 लिख देंगे। तो आपका जो वोट है, ठीक है, प्रीफ्रेंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा, इसमें सिर्फ ये होता है, ठीक।
हमारे जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ईवीएम में क्या होता है कि हमने बटन दबाया जिसके आगे का हमारा वोट उससे चला गया, लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की रीति है उसमें जो रीति होती है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, यानी कि आप एक सिंगल वोट जो है वो ट्रांसफ़र भी हो सकता है, यानी कि आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही उसको जो है वो पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, वहाँ ये सिस्टम नहीं होता कि आपने मतलब जो 2 कैंडिडेट खड़े हैं या 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो आपने एक के आगे मतलब जिसके आगे आप 1 लिखोगे उसको प्रीफ्रेंस दी जाएगी, उसके बाद जो जिसके आगे आप 2 लिखोगे उसको उससे कम प्रीफ्रेंस होगी, जिसके आगे आप 3 लिखोगे उसको उससे कम प्रीफ्रेंस दी जाएगी। वहाँ जो ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है ये इस तरीके से होता है। ठीक है, आई होप मैंने समझाने की कोशिश की है, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। ठीक है, हाँ एक चीज़ और देखिए, जैसे कि ये वोटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें जो वोटिंग सिस्टम जब रहता है, रुक जाइए, हाँ ये तो सिंगल ट्रांसफ़र वाला हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 की, जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल है कि उसका कार्यकाल कितना होगा, कैसे होगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा, यानी कि मान लीजिए उसने आज पद धारण किया, ठीक, तो वो आज की तारीख से, आज जो भी डेट है, आज से अगले 5 वर्ष तक जो है वो अपनी पद धारण करेगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो कब तक ग्रहण करता है, क्या करता है, तो यह पद ग्रहण की तिथि से जो है वो 5 वर्ष तक की अवधि तक अपना पद धारण करता है। ठीक, हम बात करते हैं आर्टिकल 57 की, इसमें पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। भारत में जो सिस्टम है वो ये है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे अमेरिका है या अन्य देश हैं, वहाँ 2 से ज़्यादा बार कोई नहीं बन सकता। ठीक है, या जहाँ और सिस्टम हो कुछ अलग तरीके का, लेकिन भारत में जो है वो सिस्टम है कि आप कितनी बार भी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बस एलिजिबिलिटी जो है वो पूरी हो रही हो। ठीक, तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो अगर उसने एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो वो दोबारा भी बन सकता है, उसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि नहीं वो दोबारा नहीं बन सकता या तीसरी बार नहीं बन सकता। आपने देखा होगा हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो कंटिन्यूसली कितने टाइम तक जो है वो रहे थे। अभी जो थे प्रणब मुखर्जी, वो भी कंटिन्यू 2 बार जो है वो राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का कितना बार निर्वाचन किया जा सकता है। ठीक है, तो वो कितनी बार कर लें, संविधान में इस तरीके का वर्णन नहीं, कोई लिमिट मतलब नहीं बताई गई है संविधान में। यहाँ पे ये भारत के राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी भी जो है, ये गलत हो गया, प्रणब मुखर्जी भी जो है वो 2 बार इलेक्ट हो चुके थे। ठीक है, हो चुके हैं, अब तो उनकी डेथ हो गई लास्ट ईयर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 58 की, इसमें राष्ट्रपति के पद की योग्यता कि एक व्यक्ति के पास क्या क्या योग्यता होगी तभी वो हमारे देश का राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा। तो सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसकी आयु 35 वर्ष हो। ठीक, 35 से कम नहीं होनी चाहिए, 35 या ज़्यादा हो। मोस्टली अभी तक जितने बने हैं सब 60+ ही बने हैं। ठीक है 35 क्या, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, यानी कि जो सांसद होते हैं लोकसभा के, उनमें जो अर्हताएँ होती हैं वो राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव लड़ रहा है वो अर्हताएँ उसमें भी होनी चाहिए, और वो किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक, तो क्या हो, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य और लाभ के पद पर ना हो। ये राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। अब इसके लिए क्या, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए होते हैं और 50 अनुमोदक, जो जैसे कहते हैं ना हम लोग क्या बोलना चाहिए, गारंटर। हाँ, जैसे कि आप लोग कोई लोन ले रहे हैं या रजिस्ट्री के लिए गए हैं किसी ज़मीन के बेनामे वगैरह के लिए, तो उसमें कहते हैं ना कि भाई 2 गारंटर चाहिए।
ठीक, उस तरीके से यहाँ 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ भाई ये बनने लायक हैं, इनको बनना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कितने प्रस्तावक हैं या कितने अनुमोदक हैं। ठीक, इसलिए जो है वो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इनकी संख्याओं को। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, जो राष्ट्रपति हैं उनके पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त ये है अब हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की। इसमें जो है वो राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में बताया गया है। नंबर 1 जो है वो है कि 15,000 ज़मानत राशि, मतलब 15,000 रुपये की जो है ज़मानत राशि देनी पड़ती है। ठीक, इसको पहले ही जमा किया जाता है इलेक्शन लड़ने से 15,000 रुपये की। हालांकि 2008 से पहले ये 1,500 रुपये थे, लेकिन संशोधन के द्वारा अब ये जो है वो 15,000 कर दिए गए हैं। जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा राष्ट्रपति का वह पागल ना हो, दिवालिया ना हो। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो शर्तों के रूप में रखी गई हैं। आर्टिकल 60 की अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है कि क्या ओथ लेते हैं वो। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को जो है वो शपथ कौन दिलाता है। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो राष्ट्रपति को जो है वो शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। मुझे कमेंट करके आप लोग में से कोई बताइएगा, पढ़ाई जो भी कर रहे हैं, कि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। आई होप आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो किसी को पता होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 61 की। 61 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया दी हुई है। क्वेश्चन आ जाता है कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग से। ठीक है, आर्टिकल जो इसमें दिए गए हैं राष्ट्रपति से संबंधित, इनको इस तरीके से भी याद कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा फैक्ट के तौर पे कि 52 में क्या है, 60 में क्या है। ठीक है, इस तरीके से अगर वो पूछ लें आर्टिकल 60 किससे संबंधित है, तो किससे, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ से। तो इस तरीके की चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप। ठीक, हम बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की। जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए या संविधान का अतिक्रमण करने पर। ठीक, अभी तक ऐसा खैर नहीं हुआ है हमारे देश में, लेकिन ये संविधान में सिर्फ एक प्रोसेस दिखाई गई है। राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो लोग निर्वाचक मंडल में होते हैं, जो वोट डालते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी कि संसद के, विधानसभा में नहीं जाना है, लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले जो है वो राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होती है, ठीक। उसमें भी क्या होता है कि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। राष्ट्रपति को ये सूचित किया जाता है या नोटिस दिया जाता है कि हाँ भाई हम तुम्हारे खिलाफ जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। उसमें क्या है, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के जिस भी सदन से प्रस्ताव पारित हो, उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, ठीक। मान लीजिए लोकसभा से होता है या राज्यसभा से होता है, तो उस सदन के 2/3 सदस्य जो हैं उस प्रस्ताव के बहुमत में हो, यानी कि उसको पास कराया जाता है 2/3 बहुमत से। उसके बाद दूसरे सदन में जब वह प्रस्ताव जाएगा तो वहाँ भी जो है वो 2/3 बहुमत से ही वह पास होना चाहिए। उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सके, मतलब दोनों में जो है वो 2/3 उससे पास होना चाहिए। लेकिन पहले कहाँ से पास होगा, जहाँ से उसको जो है वो प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। हम बात करते हैं इसमें उसकी नियुक्ति संबंधी
अधिकार क्या हैं और अन्य अधिकार क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं। नियुक्ति वो किस किस की करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्य के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति यानी कि कैग की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन किसकी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वो जिस व्यक्ति को चाहे उसको मंत्री बना सकता, नहीं, वो उन्हीं को बनाएगा जिसकी सलाह, ठीक है, जिसका नाम प्रधानमंत्री उसे सुझाएंगे, ठीक है। ये चीज़ों को आप ध्यान से रखिएगा कि किन किन की नियुक्ति कर पाता है, ठीक, मतलब कर सकता है वो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब उसकी विधायी शक्तियाँ या कानूनी शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता है। कोई भी विधेयक है, हम उसको जो है वो संसद में पास करके जब पहुंचते हैं, तो जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेगा तब तक वह कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति को दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। मैंने आपको पिछली ही वीडियो बनाया है, आई होप आप लोगों को याद होगा, कमेंट करके बताइएगा कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार तो राष्ट्रपति पे है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है। चलो मैं ही बता देती हूँ, एक क्वेश्चन तो आप लोगों पे है ही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताना है आप लोगों को कौन है इस समय। तो अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, चलिए ये तो बता दीजिएगा कम से कम। लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, लोकसभा भंग करने का अधिकार किस पे है, राष्ट्रपति पे। संसद में निम्न विधेयकों को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। मतलब संसद में कुछ विधेयक जो हैं वो पेश किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद उन्हें पेश किया जाता है, कुछ, सारे नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं धन विधेयक की। धन विधेयक संसद में तभी पेश किया जाएगा जब पहले क्या होगा, राष्ट्रपति से परमिशन ले ली जाएगी, हाँ भैया ये धन विधेयक है और हम इसको पेश करने जा रहे हैं संसद में, आपकी परमिशन है, तो राष्ट्रपति कह देंगे हाँ है, तभी ये जो है वो संसद में पेश होगा, ठीक है। दूसरा जो है विधेयक है वो नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक है। मतलब राज्यों में किसी भी तरीके का जो परिवर्तन किया जाता है उस संबंधी जो विधेयक होते हैं उसमें भी किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, संचित निधि से अगर सरकार कुछ व्यय करना चाहती है, कुछ उधार लेना चाहती है, तो उसके लिए पहले उसे क्या करना होगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी, तब जाके वो ऐसा कर पाएगी, ठीक है। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ, इसमें कुछ और के बारे में बात है। संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, ये राज्यसभा के वो 12 सदस्य हैं जो खेल, साहित्य, ठीक है, संगीत, इस तरीके के क्षेत्रों से जो है वो लाए जाते हैं लोग, जिनको राष्ट्रपति चाहता है कि हाँ ये सदस्य बने, और जिस क्षेत्र से भी हैं उसकी परेशानियाँ, उनकी चीज़ों को जो है ये संसद में लोगों के सामने रख पाएँ, सरकार के सामने, ठीक है। इसलिए इनको मनोनीत जो है वो किया जाता है, ये राष्ट्रपति की ही शक्ति है। अच्छा, अब पहले जो है वो एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में 2 सदस्य होते थे, ठीक है, उनको भी राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन 2019 में जो है संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत इस आरक्षण को जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये पता होना चाहिए फ़िलहाल आप लोगों को, ये है। अब हम राजनीतिक शक्तियों की बात कर लेते हैं। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि होती है तो वो किसके नाम पर होती है, राष्ट्रपति के नाम पे। आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ाया था कि राष्ट्रपति जो है वो राज्य का प्रमुख है, लेकिन नाम मात्र का। सारे काम, कोई भी समझौता, कुछ भी जो भी काम होगा या भारत सरकार जो भी काम करती है वो सारे राष्ट्रपति के नाम से करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा।
राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी करते हैं। यानी कि हमारे जो एम्बेसडर और अन्य देशों में जाते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैन्य शक्तियों की। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता और ना ही ख़त्म किया जा सकता। ये बहुत आप लोगों ने सोचा होगा कि कोई भी अगर आक्रमण कर देगा तो राष्ट्रपति के साइन ही कराते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें मालूम है कोई भी शत्रु देश है या बाह्य आक्रमण कहीं से भी हुआ है तो इन सारी पॉलिसीज़ को तुरंत ही जो है वो जल्दी से किया जाता है। ठीक है, अगर हमें कहीं भी युद्ध लड़ने जाना है तो पहले परमिशन लेनी होगी। ठीक, किसकी? राष्ट्रपति की। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति है वो कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और थल सेना, वायुसेना, जल सेना। अब यहाँ पे एक और आ गए, वो है बिपिन रावत जो डिफेंस चीफ हैं। ठीक है, तीनों सेनाओं के प्रमुख एक और बन गए हैं डिफेंस चीफ, वो हैं बिपिन रावत। ये नई पोस्ट अभी आई है। ठीक है, याद रखिएगा। क्षमादान की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 72 में। इसमें वो किसी भी अपराधी के दंड को कम कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, उसको कम कठोर भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन किसके अंतर्गत है? ये आर्टिकल 72 में। जैसे कि आप लोग देखते होंगे किसी को मृत्युदंड की जो है वो दिया गया है तो वो एप्लीकेशन लिखता है, याचिका डालता है राष्ट्रपति, तो किसी किसी की तो राष्ट्रपति जो है वो माफ़ कर देते हैं, लेकिन किसी किसी की नहीं करते हैं। ये डिपेंड करता है उसके क्राइम के ऊपर कि उसका क्राइम क्या है। ठीक है, विशेष शक्तियाँ। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, देश का राष्ट्रपति है, राष्ट्र का प्रमुख है, तो उसको गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कभी नहीं किया जा सकता है। जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर है तब तक उसके साथ इन दोनों में से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जिस दिन ही वो इस पद से हटेगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद से हटेगा, उस दिन ये दोनों कार्रवाई उस पर कर ली जाएंगी, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब तक वह राष्ट्रपति के पद पर है तब तक उस पर जो है वो इस तरीके के मुकदमे या इस तरीके के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों की। ठीक, जो भी आपातकालीन शक्तियां हैं ये सारी राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। राष्ट्रपति इन सबको जो है वो करता है। मैंने आपको 3 तरीके का आपातकाल की स्थितियां बताई थी पिछली वीडियो में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जिसमें बाह्य आक्रमण हो रहा हो, ठीक है, या सशस्त्र विद्रोह हुआ हो, तो आपातकाल कौन सा लगता है? 352 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में, देश के किसी राज्य में यदि संवैधानिक तरीके से शासन नहीं चला पा रही है सरकार, तो वहाँ जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत जो है वो आपातकाल लगेगा, उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये है वित्तीय आपातकाल, ये 360 के तहत लगता है और अभी तक लगा नहीं है देश में। ठीक है, और आगे भी उम्मीद करें कि इस तरीके की दिक्कत ना हो कि इस तरीके की लगाने पड़े। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि 3 तरीके के आपातकाल का विवरण है, जिसमें पहला है अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की गई है और 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बात की गई है। ये सब काम किसके उससे होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये ऐसे नहीं है एकमात्र व्यक्ति ये 2 बार राष्ट्रपति बने, नहीं, अब वो भी बन चुके हैं भैया। प्रणब मुखर्जी भी 2 बार जो है वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो ये चीज़ हटा दीजिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फरुखुद्दीन अली अहमद।
तो आप मुझे ये बताइए कि वर्तमान में हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है। आई होप आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति का जो ये टॉपिक है अच्छे से बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है जो समझ में आपको ना लाइन आई हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए और बताइए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके बारे में डिटेल से फिर बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू।